मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ जबकि उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का फोर्स है। लेकिन अगर हम स्पेस में होते तो मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता और मैं एक जगह खड़ी रहती। अगर वहाँ भी मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे ऊपर किसी चीज का असर हो रहा है, वही है डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड के कितने हिस्से में डार्क एनर्जी है आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये हिस्सा ये है 4.6% वो मैटर जिसे हम देखते हैं। जो करीब करीब होते हैं उन्हें न्यूट्रिनोज कहते हैं और वो 0.4% में है। इसके अलावा डार्क मैटर नाम की एक चीज करीब 23% में है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के बाकी बचे 72% हिस्से का मास और एनर्जी है। हम उसे देख, सुन या छू नहीं सकते, ना ही जान सकते हैं, पर कॉस्मोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि वो वहां है। अगर ना हो तो ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड अपने आप ही बिखर जाएगा। क्लेयर को लगता है कि डार्क एनर्जी एक नए और रेडिकल फिजिक्स का बाय प्रोडक्ट है, एक अनजान पार्टिकल जिसे कैमिलियन कहते हैं। इन रहस्यमय पार्टिकल्स में असल में एक बिल्कुल अलग बेसिक फोर्स होती है, उन चारों से अलग जिन्हें फिजिसिस्ट्स जानते हैं। पांचवी फंडामेंटल फोर्स। फिजिक्स तो यही मानता है कि 4 फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ग्रेविटी जो हमें पृथ्वी पर रोके हुए हैं। हमारे और स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस के बीच होने वाले इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से एटम्स कंट्रोल में रहते हैं। और अब अगर कोई नया पार्टिकल मिला है जैसे कि कैमिलियन या डार्क एनर्जी, तो उन्हें देखकर तो यही लगता है कि ब्रह्मांड में एक 5वीं फोर्स भी है। उस फोर्स कैरियर को कैमिलियन कहते हैं क्योंकि वो अपना रूप बदलता रहता है। जब वो भारी होता है तब सुस्त और इनइफेक्टिव बन जाता है, लेकिन हल्का होने पर वो बहुत तेजी से चलता है और काफी स्ट्रांग भी बन जाता है। वो कितना भारी होगा ये उस माहौल पर डिपेंड करता है, उसके आसपास कितनी चीजें हैं इस बात पर। पृथ्वी पर आसपास ढेर सारी चीजें हैं, इसीलिए यहाँ कैमिलियन काफी भारी, काफी बड़ा बन जाता है। वो अपने आसपास की चीजों से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते, ना ही पृथ्वी पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कैमिलियन काफी हल्का हो जाता है और काफी दूर से ही चीजों से इंटरैक्ट करता है, इसलिए वो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर देता है। उसकी इस रूप बदलने वाली खूबी से ही पता लगता है कि आज तक कैमिलियन को हमारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में देखा क्यों नहीं जा सका। वो तो शायद हर जगह है, मेरे और आपके अंदर भी और ब्रह्मांड के छोर पर भी। मगर हम इस रूप बदलने वाले इस उस्ताद को पहचानेंगे कैसे? कैमिलियन तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में छोटे स्केल्स पर या फिर बहुत बड़े स्केल्स पर नजर आता है। हम उसे पार्टिकल्स के बिहेवियर के आधार पर ढूंढ सकते हैं, मगर वो लाइट पर भी असर डालता है। इसीलिए हम बहुत बड़े पैमाने पर ये देख सकते हैं कि तारों की रोशनी हमारे पास तक कैसे आती है और क्या हम कैमिलियन के इफेक्ट्स को वहाँ देख सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फोर्सेस की स्लो मगर स्टडी समझ ने हमारी जिंदगी बदल दी। बिजली से टेलीकम्युनिकेशंस तक, ट्रांसपोर्टेशन से जंग तक, हमें डार्क एनर्जी से क्या फायदा मिल सकता है? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि डार्क एनर्जी को समझने से इंसानों की जिंदगी को कितना फायदा पहुंच सकता है, मगर हमने देखा है कि अगर हमने किसी चीज को अच्छी तरह से समझा है तो हमें फायदा ही हुआ है। इस तरह डार्क एनर्जी को भी समझना या ब्रह्मांड को समझना हमारे लिए पृथ्वी के फिजिक्स को समझने से ज्यादा जरूरी है। हम जिन पार्टिकल्स को जानते हैं उनसे तो हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 1% हिस्सा ही बना है। डार्क एनर्जी का कंट्रीब्यूशन उसमें बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। डार्क एनर्जी हमारे कॉस्मिक कोड की खोज का एक अनजान वेरिएबल है। हमें ऐसे इक्वेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे जिनसे पता लगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मैथ भले ही अल्टीमेट ट्रुथ हो, पर हमें अपनी लिमिटेशंस में रहकर यह भी देखना होगा कि कुदरत कितनी विशाल है।
तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? क्या हम ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है? हमें तलाश है एक अल्टीमेट इक्वेशन की। वो थियरी ऑफ एवरीथिंग ही ब्रह्मांड के मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करेगी और पृथ्वी पर जिंदगी को रेवोल्यूशनाइज करेगी। एक शख्स को यकीन है कि वो इक्वेशन मौजूद है और सॉल्यूशन है हमारा ब्रह्मांड। उनके मुताबिक इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग हर जगह है जहां भी हम देखें, और हम सभी लोग उसका हिस्सा हैं। मैक्स टेगमार्क विंचेस्टर मैसाचुसेट्स में रहते हैं, बॉस्टन के एक नॉर्दर्न सबर्ब में। उन्हें घूमना फिरना पसंद है और वो लंबी दूरी तक घूमने जाना और सोचना पसंद करते हैं। मगर टेगमार्क के थॉट्स एक एवरेज पावर वॉकर की सोच से बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि हमारे ब्रह्मांड को मैथ से इसीलिए अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि हम भी एक विशाल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। इसी वजह से हमने उन सारे इक्वेशंस की खोज की जिनसे हमारी दुनिया को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जा सके, और इसकी वजह यह है कि ये इक्वेशन सच्चे मैथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यही हमारी सच्चाई है। टेगमार्क के मुताबिक ये इक्वेशंस ब्रह्मांड के झरोखे हैं और ब्रह्मांड प्योर मैथ है। पहली नजर में हमारा ब्रह्मांड मैथमेटिकल तो नहीं लगता है। हमें आसमान पर लिखे बड़े बड़े नंबर नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अपने चारों ओर मैथमेटिकल पैटर्न्स और शेप्स नजर आएंगी। अब अगर मैं अपने गार्डन होज को ही छेड़ता हूं तो देखिए क्या होता है। पानी ये पैराबोला जैसी मामूली सी शेप बनाता है, जिसका बड़ा ही सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है y=x²। ये मैथमेटिकल शेप, ये पैराबोला कुदरत में बड़े ही फंडामेंटल लेवल पर बना है। ये ग्रेविटी के साथ मोशन को डिस्क्राइब करता है, भले ही वो चीज किसी भी चीज से बनी हो। जब हम अपने आसपास ब्रह्मांड में देखते हैं तो हमें हर जगह शेप्स नजर आती हैं। सारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर एलिप्स के शेप में चक्कर लगा रहे हैं, एक फैले हुए गोले जैसा लगता है। और ब्रह्मांड में जब भी कोई चीज किसी चीज का चक्कर लगाती है तो वही शेप क्यों बनती है? वो 8 या स्क्वायर जैसा क्यों नहीं होता? जैसे ही हम सतह के नीचे स्क्रैच करते हैं हमें ये सारे पैटर्न्स नजर आने लगते हैं और हमें ये सारी रेगुलरिटीज और यहाँ तक के नंबर्स भी दिखने लगते हैं। मान लीजिए मैं कुछ स्टिक्स लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास कितने स्टिक्स हैं जो मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हैं, तो हमें एक नंबर मिलेगा 3 का। हमारे पास एक नंबर है जिसे फिजिक्स के हिसाब से हम डायमेंशनैलिटी ऑफ स्पेस कहते हैं, और कुदरत में बने ये नंबर हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी बदलते हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना नहीं 5000 गुना भारी है, तो हम मारे जाएंगे। अगर हम कई नंबरों को कुछ % भी बदल दें तो शायद सूरज में विस्फोट हो जाए या फिर एटम्स कोलैप्स हो जाएं और फिर हम उस तरह से नहीं रह पाएंगे जैसे रह रहे हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये रियलिटी के एसेंस को समझने के लिए भी बेहद अहम है। इससे हम फिर से उसी अनकंफर्टेबल नोशन पर पहुंच गए हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक मौजूदा थियरी से मिला है। रियलिटी के डीपेस्ट लेवल पर कुछ भी सॉलिड नहीं है, वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन है। नंबर्स उन नियमों को मानते हैं जिन्हें हम आज भी नहीं समझ पाए। इलेक्ट्रॉन में भी एक ही खूबी होती है, वो भी नंबरों का ढेर है। हम फिजिसिस्ट्स ने उन्हें नाम दे दिए हैं जैसे कि स्पिन या चार्ज, मगर वो सिर्फ नंबर ही हैं। उस बॉटम लेवल पर नंबरों और मैथ के अलावा कुछ भी नहीं है। मैथ भले ही अल्टीमेट ट्रुथ हो, पर हमें अपनी लिमिटेशंस में रहकर यह भी देखना होगा कि कुदरत कितनी विशाल है। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? क्या हम ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें वो अल्टीमेट इक्वेशन मिल ही जाएगा, मगर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। एक स्पीशीज के तौर पर पिछले 100 साल में हम जहां तक पहुंचे हैं वो कम नहीं है। हम आज उन बातों को भी जानते हैं जिनके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए हम कम से कम नाकाम होने से पहले कोशिश तो कर ही सकते हैं।
अगर मेरी बात गलत हो और ब्रह्मांड में कुछ नॉन मैथमेटिकल हुआ तो फिजिक्स का काम तमाम हो जाएगा। हम उस रोड ब्लॉक पर होंगे जहां से आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर मेरी बात सही हुई तो हालात बड़े ही खुशनुमा होंगे। तब हमारे सामने कोई नहीं होगा और हम रुकेंगे सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की वजह से। क्या हम रियलिटी के उस पूरे जाल को कभी देख पाएंगे? क्या हम कभी अल्टीमेट ट्रुथ का पता लगाकर उसे समझ पाएंगे? अभी तो हम उन आर्कियोलॉजिस्ट्स जैसे हैं जिन्होंने रेत में दबा एक छोटा सा ट्रायंगल ढूंढा है, एक विशाल पिरामिड का वो सिरा जिसे हम अभी तक नहीं देख पाए हैं। हम इंसानों के लिए शायद ये बात मुमकिन नहीं लगती, मगर हम धीरे धीरे सच का पता लगाते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर हम खुदाई करते रहेंगे तो शायद एक दिन क्रिएशन की पूरी सुंदरता को भी देख सके और तब शायद हम ईश्वर के दिमाग के अंदर भी झांक सके।